नमस्कार। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम फिजिक्स की 12th क्लास की ऑनलाइन क्लास में अध्याय 4 विद्युत धारिता के 3 भागों का अध्ययन कर चुके थे। आज की कक्षा में हम इसके चौथे भाग का अध्ययन करेंगे और आज का हमारा हेडिंग रहेगा संधारित्र का संयोजन। हम इस अध्याय के अंतर्गत पूर्व में संधारित्र के बारे में पढ़ चुके हैं और संधारित्र के 2 प्रकारों का अध्ययन कर चुके हैं। सबसे पहले हमने समांतर प्लेट संधारित्र का अध्ययन किया और उसकी धारिता का पता किया। उसके बाद हमने उस समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच में विभिन्न पराविद्युतांकों को भरकर अलग अलग धारिताओं का पता किया और उसके बाद में गोलीय संधारित्र की धारिता को ज्ञात किया। आज हम अब संधारित्र का संयोजन करेंगे। संधारित्र को जब परिपथ में जोड़ा जाता है तो उसे कितने प्रकार से जोड़ा जाता है, तो वहां पर जोड़ने का जो तरीका होता है वो 2 प्रकार से होता है। संधारित्र का जो संयोजन होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला संयोजन जो होता है उसे हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। संधारित्र के संयोजन का जो पहला तरीका है वह है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा जो तरीका होगा उसे हम कहेंगे समांतर क्रम संयोजन। तो हम पहले तरीके को पढ़ते हैं जिसका नाम है श्रेणी क्रम संयोजन, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। इसकी सबसे पहले परिभाषा क्या होगी? 2 या 2 से अधिक जब हम संधारित्रों का संयोजन करेंगे तो हम 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को ही वहां पे लेंगे। तो 2 या 2 से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें कोई भी एक संधारित्र होता है उसकी दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हुई होगी, तो वह संयोजन जो होगा वह श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। एक चित्र के अनुसार मैं इसको आपको समझा रहा हूं। जैसे ये संधारित्र है, इस संधारित्र की धारिता C1 है, इसकी ये दूसरी प्लेट है, यह दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हुई होगी, इसकी धारिता C2 है। इसकी जो दूसरी प्लेट होगी वो अन्य किसी संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हुई होगी, तो ये संधारित्र जिसकी धारिता C3 है। ऐसे बहुत सारे संधारित्र आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, तो ये जो संयोजन कहलाएगा इस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन हम कहेंगे। अब ये मैंने संधारित्रों को ऐसे जोड़ दिया है, इनके साथ में मैं एक बैटरी को जोड़ देता हूं। बैटरी का प्लस टर्मिनल यहां से जुड़ा हुआ है और माइनस टर्मिनल मैं यहां से कनेक्ट कर देता हूं। तो ये जो संयोजन हो गया इसको हम संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। इस संयोजन में आप देख रहे हो कि तीनों ही संधारित्र बैटरी से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब तीनों के ऊपर जो आवेश होगा वो समान होगा, तो हम कहेंगे तीनों के ऊपर आवेश का मान जो है वो समान होगा और वो Q होगा। लेकिन जब यहां से आवेश जाएगा, धारा बहेगी, तो सबसे पहले आवेश इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा। इसका मतलब इन तीनों के सिरों पर जो विभव होगा वो विभव का मान जो है वो अलग अलग होगा। तो इस पे V1 हो जाएगा, इस पे V2 हो जाएगा और इस पे V3 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा संयोजन जिसमें सभी संधारित्र पर आवेश का मान समान लेकिन उनके सिरों के ऊपर विभव का मान अलग अलग होता है, तो ऐसा संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। अब हमने 3 संधारित्रों को यहाँ पे जोड़ा है, तो हम पहले की धारिता C1 ले रहे हैं, दूसरे की C2 ले रहे हैं और तीसरे की C3 ले रहे हैं। तो अब इन तीनों की तुल्य धारिता क्या आएगी वो हम यहाँ पे डेरिवेशन करके इनकी तुल्य धारिता को ज्ञात करेंगे। तो हम सबसे पहले हम ये जानते हैं संधारित्र की जो धारिता होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है। लिखते हैं संधारित्र की धारिता
धारिता का सूत्र होता है, हम जानते हैं Q बराबर होता है CV, तो C बराबर हो जाएगा Q बटे B। ये धारिता का सूत्र होता है, ये इस चैप्टर में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से V का मान क्या हो सकता है, तो V का मान यहाँ से हो जाएगा Q बटा C। ये V का मान हो गया, इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, ये संधारित्र की धारिता से ये सूत्र निकल गया, विभव का सूत्र निकल गया। यही विभव की हमने बैटरी यहाँ पे कनेक्ट की है। अब हम पहले संधारित्र पे देखते हैं कि पहले संधारित्र की धारिता C1 है, आवेश Q है और विभव वहां पे V1 है। तो पहले संधारित्र के सिरों पे विभव कितना होगा, इसी सूत्र से वो सूत्र बनाते हैं। तो लिखेंगे पहले संधारित्र के सिरों पर विभव, तो पहले संधारित्र के सिरों पे विभव कितना हो जाएगा, V1 पर इसी सूत्र से हो जाएगा कि V1 आवेश है Q, धारिता है C1, तो Q बटा C1। ये पहले संधारित्र के ऊपर सिरों पर विभव हो गया। अब इसी प्रकार से दूसरे के ऊपर कितना होगा, तो इसी फॉर्मूले के क्रम में लिख देंगे हम, दूसरे संधारित्र के सिरों पर विभव, दूसरे संधारित्र के सिरों पर विभव वो कितना हो जाएगा, V2 बराबर हो जाएगा Q बटा C2। इसको समीकरण नंबर दे देंगे हम 3। इसी प्रकार तीसरे के ऊपर क्या होगा, तो लिखेंगे तीसरे संधारित्र के सिरों पर विभव, के सिरों पर विभव वो कितना हो जाएगा, V3 बराबर हो जाएगा Q बटे C3। इसको समीकरण नंबर दे देंगे हम 4। तो इस तरह से तीनों संधारित्र के सिरों पर जो विभव आया उसकी गणना होगी। अब हम जानते हैं कि कुल विभव जो होगा तीनों संधारित्र के सिरों पर, इसके ऊपर V1 आया, इसके ऊपर V2 आया, इसके ऊपर V3 आया, तो कुल परिणामी विभव कितना होगा। तो हम ये जानते हैं कि कुल परिणामी विभव जो होता है वो सबका योग होता है। तो कुल परिणामी विभव V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, जो सबका योग हो जाएगा। तो हम समीकरण 1 से 2 से 3 से और 4 से ये सारे जो मान है वो हम वहां पे रख देंगे। तो वहां पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, Q बटा C बराबर Q बटा C1 प्लस Q बटा C2 प्लस Q बटा C3। तीनों में से Q कॉमन आ रहा है और इधर Q है, इसका मतलब ये Q कट रहा है। तो क्या हो गया, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये जो तुल्य धारिता आई है, यही श्रेणी क्रम में जब संधारित्रों को जोड़ा जाएगा तो उस समय तुल्य धारिता का ये सूत्र होगा। ये श्रेणी क्रम में आया है इसीलिए हम इसको CS लिख सकते हैं। तो श्रेणी क्रम में जो हमें तुल्य धारिता प्राप्त हुई वो हुई 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो तुल्य धारिता में 3 पद आते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 5 दे देते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि अगर इसमें n संधारित्र जुड़े हुए होते तो तुल्य धारिता क्या होती, तो फॉर्मूला n संधारित्र के लिए क्या होता था, तो यहाँ लिखेंगे n संधारित्र के लिए, तो n संधारित्र के लिए हो जाता 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 डैश 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 1/CN। ये फॉर्मूला n संधारित्र तक इनकी धारिताओं तक चला जाता है। तो n संधारित्र होने पर धारिता का सूत्र इस प्रकार से हो जाएगा। लेकिन अगर हम एक बात और कहें कि हमने जो संधारित्र सारे श्रेणी क्रम में जोड़े हैं n प्रकार के और उन सबकी धारिता जो है वो समान है, सबकी धारिता C मान ली, अलग अलग नहीं है, तो तुल्य धारिता क्या होगी। तो हम उसी सूत्र में क्या करते हैं, सबकी धारिता को C मान लेते हैं। यहाँ करता हूं मैं, तो 1/CS बराबर 1/C प्लस 1/C, ये प्रक्रम n तक चल रहा है। तो आप देखेंगे कि सबका लसब C आ रहा है, तो 1/CS बराबर हो जाएगा C लसब, ऊपर सबका योग हो जाएगा, योग हो जाएगा तो मान हो जाएगा n, क्योंकि n तक योग होगा। तो वहां पर धारिता जो है
1/CS जो है वो n/c आएगी। इसको समीकरण नंबर में 7 दे देता हूं। तो हमने सबसे पहले तीन संधारित्र को जोड़ा तो तुल्य धारिता आई 1/CS बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। और जब हमने n संधारित्र को जोड़ा तो वह सूत्र n तक चला गया और हमने कहा कि हम सबकी धारिता को समान मान रहे हैं तो तुल्य धारिता का मान आएगा n/c। 1/CS बराबर n/c। इसको हमने समीकरण नंबर 7 दे दिया। तो ये जो सारा हमने किया, ये श्रेणी क्रम में जब संधारित्रों को जोड़ा जाता है तो तुल्य धारिता के ये सूत्र होते हैं। हम जब आगे प्रश्न करेंगे तो हमें इन्हीं सूत्रों का वहां पे प्रयोग करना है। हम ये कह सकते हैं कि जब हम संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य धारिता का जो मान आता है वह मान इनमें से जो भी कम धारिता का संधारित्र है, इनमें से जो भी कम धारिता का संधारित्र है, इस तुल्य धारिता का मान उससे भी कम प्राप्त होगा। ये यहाँ पे विशेषता होती है श्रेणी क्रम में हम जब इन्हें जोड़ते हैं। तो ये हमारे संयोजन का पहला प्रकार हो गया। अब हम दूसरा प्रकार करते हैं, उसको हम कहेंगे समांतर क्रम संयोजन। तो दूसरा प्रकार हम करते हैं अब संधारित्र के संयोजन का दूसरा प्रकार है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन माने इसमें हमें संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ना है। समांतर क्रम का मतलब ये होता है कि हमने जितने भी संधारित्र जोड़े हैं उन सभी संधारित्र की जो पहली प्लेट है वो किसी एक बिंदु से जुड़ी हुई होगी और जो दूसरी प्लेट है वो किसी अन्य दूसरे बिंदु से जुड़ी हुई होगी। तो वह संयोजन जो होगा वह समांतर क्रम संयोजन होगा। ऐसे संयोजन में सभी संधारित्र के अंदर जो आवेश का मान होगा वो अलग अलग होगा, लेकिन उनके दोनों सिरे जो होंगे उनके ऊपर जो विभव का मान होगा वो समान होगा। तो ऐसा संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाएगा। इसको मैं एक चित्र के रूप में आपको बता रहा हूं। जैसे मैं तीन संधारित्र ले रहा हूं, पहला लिया मैंने C1 धारिता का, दूसरा लिया मैंने C2 धारिता का और तीसरा लिया मैंने C3 धारिता का। इनकी जो पहली प्लेट है ये पहली प्लेट जो है वो सभी एक बिंदु से जुड़ी हुई है और जो दूसरी प्लेट है वो सब एक बिंदु से जुड़ी हुई है, अन्य किसी एक बिंदु से जुड़ी हुई है यहाँ से। तो ये जो संयोजन है, अब आगे अपन क्या करते हैं, इनको यहाँ से तार ले जाके एक बैटरी से जोड़ देते हैं। तो ये जो संयोजन हमने किया है ये संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन कहलाएगा। यहाँ से जो धारा निकलेगी ये धारा यहाँ आके तीन भागों में विभक्त हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, तीनों संधारित्र में जो आवेश जाएगा उस आवेश का मान अलग अलग हो जाएगा। इसीलिए हमने लिखा कि पहले के ऊपर आवेश Q1 है, दूसरे के ऊपर Q2 है और तीसरे के ऊपर Q3 है। तीनों के ऊपर आवेश का मान अलग अलग हो जाएगा। साथ में अब इनके बिंदु एक ही जगह पर जुड़े हुए हैं, इसीलिए इन बिंदुओं के बीच में जो विभव हमें प्राप्त होगा वो विभव हमें एक समान प्राप्त होगा, समान प्राप्त होगा। तो ऐसा ये संयोजन जो है, इस संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस संयोजन में तुल्य धारिता क्या होगी हम उसका मान ज्ञात करेंगे। तो हम ये जानते हैं कि धारिता का सूत्र क्या होता है। धारिता का सूत्र होता है, हमने अभी भी पढ़ा, हम पाठ में पहले भी पढ़ चुके हैं, Q बराबर होता है CV। तो C बराबर क्या होता है, Q/V। यहाँ पे आवेश जो है वो तीन भागों में विभक्त हो रहा है और आगे जाके वापस जुड़ रहा है। तो यहाँ पे कुल आवेश जो होगा वो Q1, Q2 और Q3 के योग के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे आवेश का पता करेंगे। तो यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा, CV।
इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। ये धारिता का सूत्र होता है और संधारित्र में हमने ये पढ़ा है Q बराबर होता है CV, उसको हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब हम पहले संधारित्र की बात करें तो यहाँ पर आवेश Q1 है, धारिता उसकी C1 है और विभव वहां पे V1 है। तो पहले संधारित्र पर आवेश कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे पहले संधारित्र पर आवेश, तो पहले संधारित्र पे आवेश क्या हो जाएगा, Q1 बराबर इसकी धारिता C1 है तो C1V, समीकरण नंबर 2। दूसरे पे क्या हो जाएगा, इसी सूत्र को फॉलो करते हुए लिखना है। तो दूसरे संधारित्र पर आवेश, दूसरे संधारित्र पर आवेश क्या हो जाएगा, Q2 बराबर C2V, समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार तीसरे पे क्या हो जाएगा, तीसरे संधारित्र पर आवेश, तीसरे संधारित्र पर आवेश तो हो जाएगा Q3 बराबर C3V, समीकरण नंबर 4। सबके ऊपर जो आवेश है उसका मान निकाल दिया तो कुल आवेश कितना होगा, तो लिखेंगे कुल आवेश, और कुल आवेश जो होता है सबका योग हो जाएगा Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। हम समीकरण 1 से 2 से 3 से और 4 से सबसे मान याद रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये CV बराबर C1V, C2V और C3V, सब में से V कॉमन आ रहा है और सामने भी V है, कट जाएगा तो C बराबर आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। यही समांतर क्रम में इसलिए यहाँ पैरेलल का P लिख देंगे, यही समांतर क्रम में तुल्य धारिता का सूत्र हो जाएगा। जब तीन संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य धारिता Cp बराबर होती है C1 प्लस C2 प्लस C3। तीन संधारित्र जुड़े हुए हैं। अगर हम कहते हैं हमने n संधारित्र जोड़े हैं तो n संधारित्र के लिए क्या हो जाएगी, तो n संधारित्र के लिए हो सकती है कि Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस डैश Cm, ये n तक चला जाएगा ये सूत्र अगर n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो। लेकिन अगर हम ये भी कहें कि सारे संधारित्र जो हमने लिए हैं उन सब की धारिता हमने समान ली है, n संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा और n संधारित्र की जो धारिताएं थी वो हमने समान ली, तो यहाँ पे तुल्य धारिता क्या होगी, तो हम ऐसा लिख सकते हैं Cp बराबर सबकी धारिता को C मान लो n तक C मानोगे तो क्या हो जाएगी तुल्य धारिता, n का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मिलेगी हमें Cp बराबर Mc। इसको हम समीकरण नंबर 7 कहेंगे। तो इस प्रकार से हमने समांतर क्रम में संधारित्र को जोड़ा और तुल्य धारिता का मान पता कर लिया। समांतर क्रम में जब भी हम संधारित्रों को जोड़ते हैं तो तुल्य धारिता का जो मान आता है वह मान कि समांतर क्रम में जो सबसे ज्यादा धारिता का संधारित्र होता है ना, उससे भी धारिता तुल्य धारिता की ज्यादा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से समांतर क्रम में जोड़कर हमने तुल्य धारिताओं का पता किया। तो ये जो हेडिंग थी संधारित्र का संयोजन दो प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। ये हेडिंग यहाँ पे खत्म हो रही है। अब हम अगली हेडिंग लेते हैं संधारित्र के अंदर संचित ऊर्जा। अगला हेडिंग है हमारा संधारित्र के अंदर संचित ऊर्जा। तो हेडिंग है संधारित्र में संचित ऊर्जा। संधारित्र में संचित ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब क्या होता है? ऊर्जा का मतलब होता है फिजिक्स में कार्य।
संचित ऊर्जा, संधारित्र जो है उसमें ऊर्जा संचित कब होगी? हम क्या करते हैं, संधारित्र को आवेश देते हैं और संधारित्र क्या करता है, आवेश लेने की क्षमता रखता है। माना किसी एक अवस्था में उसके ऊपर आवेश की मात्रा कम है, या यूं कह सकते हैं नगण्य आवेश है, हम उसके ऊपर और आवेश डालते हैं। तो जब हमने उसके ऊपर और आवेश डाला तो उसके ऊपर आवेश की मात्रा में वृद्धि होती है, और जब आवेश की मात्रा में वृद्धि होती है तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। तो पहले उसके ऊपर आवेश कम था, धारिता कम थी, हमने और आवेश दिया, धारिता बढ़ गई। तो जब धारिता बढ़ी, ये बढ़ाने के लिए हमको कार्य करना पड़ा, और जब हमने ये कार्य किया तो यही कार्य ऊर्जा के रूप में संधारित्र के अंदर संचित हो जाएगा, और यही संचित जो होगा इसी को हम संधारित्र में संचित ऊर्जा कहेंगे। तो हम एक समांतर प्लेट संधारित्र लेते हैं, ये समांतर प्लेट संधारित्र होता है। इस प्लेट के ऊपर हम प्लस आवेश डालते हैं, इसको प्लस आवेश देते हैं हम, तो ये प्लेट प्लस की हो जाती है, और ये प्लेट माइनस से जुड़ी होती है, ये माइनस की होती है। वर्तमान में अभी जैसे इसके ऊपर नगण्य आवेश है स्मॉल q, और हम क्या करते हैं, इसको और dq आवेश देते हैं, ताकि इसके ऊपर जो नगण्य आवेश पड़ा है इसकी मात्रा बढ़ के कितनी हो जाए, कैपिटल Q हो जाए। और आवेश की मात्रा को इस प्रकार से बढ़ाना, बढ़ाने के लिए हमें जो कार्य करना पड़ेगा वही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, उसी को हम संधारित्र में संचित ऊर्जा कहेंगे। तो हमें यहाँ पर कुल मिला के कार्य निकालना है, ठीक है। और कार्य का सूत्र हमने पढ़ रखा है, विभव के सूत्र में W बराबर होता है dq, क्योंकि V बराबर होता है WQ। हम Q आवेश हमारे पास पहले से नगण्य मान का बड़ा है और हम dq उसे और दे रहे हैं, तो हमने dq आवेश दिया तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, वो भी हल हो जाएगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा dW बराबर V dq। हमें W निकालना है, ऊर्जा निकालनी है, हम समाकलन करेंगे, तो लिखेंगे समाकलन करने पर जैसे समाकलन करेंगे, इधर तो dW का समाकलन होगा, उधर हो जाएगा V dq का समाकलन। dq के सापेक्ष समाकलन करना है, आवेश पहले नगण्य मान का है, तो 0, हम कहां तक जा रहे हैं, कैपिटल Q तक बढ़ा रहे हैं, तो हम लिखेंगे लिमिट 0 से कैपिटल Q। संधारित्र के अंदर V का फॉर्मूला समांतर प्लेट में पढ़ चुके हैं हम, क्या होता है, संधारित्र में धारिता क्या होती है, संधारित्र में धारिता का मान होता है, हम जानते हैं Q बराबर होता है CV, तो यहां से V का मान क्या हो गया, Q बटे C। स्मॉल q आवेश था पहले, तो हम Q बटा C लिख देंगे। ये जो मान है V का, यही मान उठा के हम यहाँ रखते हैं, इधर इसका समाकलन W हो गया, तो W बराबर समाकलन 0 से Q, V का मान रखते हैं Q बटा C dQ। यहाँ पर 1/c, C नजर आ रहा है, इसका समाकलन नहीं होगा, इसको बाहर ले लेते हैं। तो W बराबर 1/c 0 से Q, लिमिट कैपिटल Q और Q dQ। Q का जब हम समाकलन करेंगे तो Q स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, तो W बराबर हो जाएगा 1/c, इसका समाकलन Q स्क्वायर बटे 2, लिमिट 0 से कैपिटल Q। अब हम लिमिट लगाएंगे, 2 में लिमिट लगेगी नहीं, 2 को बाहर ले लीजिए भले पहले ही, तो 1 हो गया 2c, अंदर हो गया Q स्क्वायर, और लिमिट लगानी हमें 0 से Q। जब हम अपर लिमिट लगाएंगे तो Q के स्थान पे कैपिटल Q हो जाएगा, और 0 लगाते ही 0 हो जाएगा, तो W का जो मान आ जाएगा, पहली ऊर्जा हमें मिल जाएगी, वो कितनी मिलेगी, Q स्क्वायर अपॉन 2c। ये संधारित्र में संचित ऊर्जा का यहाँ पर पहला फॉर्मूला है, ये ऊर्जा वहां पर संधारित्र में संचित होगी, ये पहला सूत्र है। इसके अन्य रूप भी हमें मिल सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं कि इसमें आप Q का मान जो है वो CV डाल दो, ये पहले से हमें याद है, यहाँ पे मैं Q के स्थान पे CV डाल दूं तो U बराबर क्या हो जाएगा,
स्क्वायर में है तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर बटे 2c, एक सी से एक सी कट गया तो u का एक नया फॉर्मूला आ गया 1/2 cv स्क्वायर। ये संधारित्र में संचित ऊर्जा का दूसरा मान आ गया। पहला मान है q स्क्वायर बटा 2c और दूसरा मान आ गया 1/2 cv स्क्वायर। अब अगर इसी सूत्र में c का मान डाल दिया जाए, c का मान यहाँ क्या हो सकता है q बटे v। देखो यहाँ से इसी फॉर्मूले से c बराबर हो सकता है q बटा v। ये मान अगर यहाँ डाल दूं मैं तो u बराबर हो जाएगा 1/2 q बटा v इंटू वी स्क्वायर। v से v कट रहा है तो u बराबर आ गया 1/2 qv। इस प्रकार से संधारित्र में संचित ऊर्जा का तीसरा फॉर्मूला प्राप्त हुआ। तीन फॉर्मूले होते हैं, पहला है q स्क्वायर बटा 2c, दूसरा हाफ cv स्क्वायर और तीसरा हाफ qv। ये तीनों फॉर्मूले संधारित्र में संचित ऊर्जा के होते हैं। इसी के साथ डीपी रीडिंग हमारी खत्म होती है। आज की कक्षा में इतना ही। अगले खंड पर ये पार्ट जो चल रहा है उसका हम लास्ट भाग लेके आएंगे, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इतना पढ़ें, नोट्स आप पीडीएफ से उतारें। इसी के साथ धन्यवाद।